एक्टिवेशन बैरियर को क्रॉस कर पाएंगे और कम प्रोडक्ट्स हमें देंगे। यानी हम ये प्रूव करेंगे कि जो हमारा K है यानी रेट कांस्टेंट ये टेम्परेचर के डायरेक्ट रिलेशन में है, e⁻⁻⁸ बेसिकली लोग ना दो तरह के होते हैं ना, अच्छे लोग होते हैं और बुरे लोग होते हैं, लेकिन यहाँ पे वो बात नहीं हो रही, यहाँ पे नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग की बात हो रही है। देखिए यहाँ फिर y क्या हुआ, log K। आप देखो रिजेंबल करके दोनों को आपस में इनको कंपेयर करके देखो, y यहाँ पे log K है बेसिकली, m यहाँ पे -EA/2.303 r है, और हमारी जो स्लोप है ये किस क्वाड्रेंट में आ रही है, ये सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करती है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एंड वेलकम बैक विद वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और हमारा चैप्टर है रिएक्शन काइनेटिक्स, और उसमें एक वेरी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसको हम आर्हेनियस इक्वेशन का नाम देते हैं। आर्हेनियस इक्वेशन क्या है, इसके क्या एस्पेक्ट्स हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और हम इसको कैसे डिराइव करेंगे, और कैसे ये इक्वेशन क्वांटिटेटिव इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को एक्सप्लेन करती है, इसको हम डिटेल में यहाँ पे सीखेंगे। देखें, अगर हम सिंपली बात करें किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई रेट कांस्टेंट जो K होता है हम उसको कांस्टेंट कहते हैं, रेट कांस्टेंट। सो फर्स्ट टाइम आर्हेनियस ने प्रैक्टिकली ये प्रूव किया अपनी इक्वेशन के साथ कि जो हमारे पास K है यानी रेट कांस्टेंट K वो बेसिकली कांस्टेंट नहीं है, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। देखिए रिएक्शन काइनेटिक्स में हम फैक्टर्स भी पढ़ते हैं जो रिएक्शन की स्पीड पर असरअंदाज होते हैं, यानी दोज फैक्टर्स विच इफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। उनमें से वन ऑफ द फैक्टर इज टेम्परेचर, वो टेम्परेचर है, और हम देखेंगे किस तरह से टेम्परेचर जो है वो केमिकल रिएक्शन के रेट पर अफेक्ट होता है। लेकिन इसको समझने से पहले कुछ चीज़ें आपको समझना ज़रूरी है आपके लिए। देखें, अगर हम बात करें ना किसी भी केमिकल रिएक्शन की, केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स मिलके जब प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं ना, तो उनको एक बैरियर क्रॉस करना पड़ता है जिसको हम एक्टिवेशन बैरियर कहते हैं, या उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो मॉलिक्यूल्स के पास, अब देखें मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं तो उससे प्रोडक्ट बनती है। अब मॉलिक्यूल जो आपस में कोलाइड कर रहे होते हैं उनको आपस में कोलाइड करना होता है विद एनर्जी, उनके पास एनर्जी होनी चाहिए। अब एनर्जी जो है अगर वो उनके पास मौजूद है कोलाइड करने के लिए, और उनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी और प्रॉपर ओरिएंटेशन से वो टकरा रहे हैं, तो देन हम कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन हुई है, और इफेक्टिव कोलिजन के नतीजे में प्रोडक्ट्स बनती हैं। अब जो प्रोडक्ट्स बनती हैं वो एक्टिवेशन बैरियर को क्रॉस करके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बाद बनती हैं। मैं इसको पहले क्वालिटेटिवली बताऊंगा, फिर हम आर्हेनियस इक्वेशन से देखेंगे क्वांटिटेटिवली किस तरह से टेम्परेचर जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को कम या ज्यादा कर सकता है। ठीक है, तो देखें जी, अगर हम बात करें यहां ग्राफिकली क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन, एक्स एक्सिस पे हम काइनेटिक एनर्जी लेंगे। देखें, मैं आपको बता रहा हूं कि मॉलिक्यूल्स को इफेक्टिवली कोलाइड करना होगा। कोलाइड करने के लिए उनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी और प्रॉपर ओरिएंटेशन चाहिए, तो वो इफेक्टिव कोलिजन करेंगे। और यहाँ पे अगर हम एक एक्टिवेशन बैरियर बना लें EA, तो उसको क्रॉस कर पाएंगे और प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो सकेंगे। और यहाँ y एक्सिस पे ना हम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ले लेंगे, y एक्सिस। सो हियर वी विल गॉट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी मॉलिक्यूल्स की तादाद आप समझ लें इस तरह से। ठीक है, तो अब जब टेम्परेचर कम होगा तो कम मॉलिक्यूल इस एक्टिवेशन बैरियर को क्रॉस करेंगे, सही है। तो उनके पास एनर्जी जो है वो एक्टिवेशन बैरियर को क्रॉस करने के लिए यहाँ पे वो कम मॉलिक्यूल हैं, यानी वो फ्रैक्शन मॉलिक्यूल की जो इस एक्टिवेशन बैरियर को क्रॉस कर रहे हैं इफेक्टिवली कोलाइड करके, वो हमारे पास कम मॉलिक्यूल्स हैं। ये अगर हम T1 पे ग्राफ को देखें, इसी ग्राफ को अगर हम T2 टेम्परेचर पे बनाए ना, तो ये वाले जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैं ये ज्यादा ट्रांसफर हो जाते हैं, ये एरिया ज्यादा ट्रांसफर हो जाता है इस एक्टिवेशन बैरियर से अवे। ठीक है, यहां से इसे आगे। सो अब ये सारे मॉलिक्यूल एक्टिवेशन बैरियर को क्रॉस करके प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो ये हमारे पास T2 है। सो T2 इज मोर देन T1। सो ज्यादा टेम्परेचर है, ज्यादा मॉलिक्यूल इस एक्टिवेशन बैरियर को क्रॉस कर पा रहे हैं और प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे। तो जब टेम्परेचर कम होगा तो कम मॉलिक्यूल एक्टिवेशन बैरियर को क्रॉस कर पाएंगे और कम प्रोडक्ट्स हमें देंगे। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा, ये आपका पहला पॉइंट होगा।
तो देखें इसका मतलब हमें यह पता चला कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता चला जाएगा, यानी रिएक्शन की स्पीड ज्यादा होगी, वो ज्यादा मॉलिक्यूल जो हैं वो एक्टिवेशन बैरियर को क्रॉस करेंगे। सो अगर हम रफली देखें ना, रफ ऑर्डर जो देखा जाता है उसमें अगर हम 10 केल्विन टेम्परेचर को रेज करें, फॉर एवरी 10 केल्विन टेम्परेचर रेज करने से जो हमारा रेट है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, रेट डबल्ड। ठीक है, सो ये आपने पॉइंट याद रखना है, रेट ऑफ रिएक्शन की यहां पे बात हो रही है। तो बहुत सिंपली हम इसको देख सकते हैं, एंड दिस इज ओनली क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ आवर आर्हेनियस इक्वेशन। तो अब देखें हमने रफली क्या बोला, 10 केल्विन टेम्परेचर रेज करने से रिएक्शन का रेट डबल हो जाता है। तो ये हर रिएक्शन के लिए जो रिएक्टेंट्स की नेचर है उस पर भी डिपेंड करेगा। ऑब्वियसली एक्टिवेशन बैरियर की वैल्यू तो कांस्टेंट है, ये हर रिएक्शन में कांस्टेंट होती है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो एक्टिवेशन बैरियर जो है ये टेम्परेचर से चेंज नहीं होता, ये याद रखना है आपने। एक्टिवेशन बैरियर जो है वो टेम्परेचर से चेंज नहीं होता, ये वहीं पे कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है, तो जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ज्यादा मॉलिक्यूल सिर्फ इस बैरियर को क्रॉस कर पाते हैं। मैंने देखो वो एक्टिवेशन बैरियर को फिक्स रखा है, तो ये देखने में आया कि 10 केल्विन टेम्परेचर रेज करने से रेट ऑफ रिएक्शन तकरीबन डबल हो जाता है। होप सो कि यहां तक आपको क्लियर होगा जी। तो स्टूडेंट्स अब हम ना आर्हेनियस जो इक्वेशन है हमारी उसको हम प्रॉपरली यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं उसको हम किस तरह से डिराइव करेंगे, और इसमें हम क्या क्या सीखेंगे, देखेंगे आर्हेनियस इक्वेशन बेसिकली क्या है, और फिर लास्ट में हम ग्राफ बना के उसकी मदद से भी आर्हेनियस इक्वेशन को समझने की कोशिश करेंगे। तो लेक्चर को आपने एंड तक सुनना है और देखना है कि हम इसको किस तरह से जो है वो डिराइव करते हैं। तो सबसे पहले आर्हेनियस इक्वेशन को अगर मैं लिखूं तो हमारे पास K इज इक्वल टू AE रेज टू पावर माइनस EA ओवर RT। सो दिस इज कॉल्ड आर्हेनियस इक्वेशन। सही है, तो ये हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स आर्हेनियस इक्वेशन है। आर्हेनियस इक्वेशन को अब हम लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ताकि हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हासिल कर सकें, जिससे फिर हम इजीली ग्राफिकली जो है वो इसको समझ पाएंगे कि किस तरह से इफेक्ट। देखो यहाँ पे ना ये जो रेट कांस्टेंट K है ये बेसिकली पहले इसको समझ लेते हैं हम। देखिए यहाँ अगर मैं एक इक्वेशन लिखूं A प्लस B, ये दो रिएक्टेंट्स हैं और ये मिलके कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसको C नाम दे लें या मैं प्रोडक्ट ही लिख लेता हूँ। अगर मैं इसके रेट इक्वेशन लिखूं यानी रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे मैं लिखूं ना, तो जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा। तो K यहाँ पे कांस्टेंट है, K बेसिकली कांस्टेंट होता था जिसको हम रेट कांस्टेंट कहते हैं, लेकिन आर्हेनियस कहता है इसको हम चेंज कर सकते हैं, और यही यहाँ इक्वेशन में हम काम करने वाले हैं। यानी हम ये प्रूव करेंगे कि जो हमारा K है यानी रेट कांस्टेंट ये टेम्परेचर के डायरेक्ट रिलेशन में है। यानी जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं K की वैल्यू बढ़ती है और हमारे पास प्रोडक्ट्स ज़्यादा बनती हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने क्वालिटेटिवली भी देखा है। तो अब हम ये जो आर्हेनियस इक्वेशन है सारा काम इस पे करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं ये K क्या है। तो K यहाँ पे रेट कांस्टेंट है, जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं, तो K रेट कांस्टेंट है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसके बाद जो A है दिस इज कॉल्ड आर्हेनियस कांस्टेंट, आर्हेनियस कांस्टेंट। ठीक हो गया। जबकि जो हमारे पास EA है यहाँ एक्टिवेशन बैरियर है, इसको हम एक्टिवेशन एनर्जी भी कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी है ये वाला, और ये कांस्टेंट होती है। इसको हम चेंज कर सकते हैं तो सिर्फ कैटलिस्ट से, ये कैटलिस्ट से चेंज होती है, कैटलिस्ट ऐड करने से ये कम हो जाती है, अदरवाइज ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। उसके बाद R यहाँ पे जनरल गैस कांस्टेंट है, जनरल गैस कांस्टेंट। जबकि जो यहाँ पे हमें T नज़र आ रहा है ये टेम्परेचर है। सो ये हमारे पास, तो ये वो पैरामीटर्स हैं। यहाँ पे E रह गया, तो ये है बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। तो ये पहले चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए रिगार्ड्स टू दिस आर्हेनियस इक्वेशन। तो अब हम इसकी लॉगरिथम फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे, तो आइए इसको अब देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब ना हम इसकी लॉगरिथम फॉर्म को देखेंगे। तो लॉगरिथम फॉर्म बनाने के लिए यहाँ पे हम लॉग लेंगे, लेकिन नेचुरल लॉग लेंगे। यहाँ पे ln ऑफ K
इज इक्वल टू ln ऑफ ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए ओवर आर टी। बेसिकली लोग ना दो तरह के होते हैं, है ना, अच्छे लोग होते हैं और बुरे लोग होते हैं, लेकिन यहाँ पे वो बात नहीं हो रही, यहाँ पे नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग की बात हो रही है। देखें अगर हम बात करें ना लॉग विद बेस 10 तो हम इसको कॉमन लॉग कहते हैं, ये कॉमन लॉग होता है। अगर हम कहें ना लॉग विद बेस ई तो ये नेचुरल लॉगरिथम होता है, यानी नेचुरल लॉग होता है ये, तो दोनों में फ़र्क है। तो जब मैं ये इस तरह से ln लिखूंगा इसका मतलब लॉग विद बेस ई ही है, यानी नेचुरल लॉगरिथम, इसको सिंपली ये कहते हैं। तो ये पॉइंट आपने याद रखने। अब इसको ज़रा देखें लॉग की प्रॉपर्टी ये है, ये दोनों आपस में ये वेरिएबल्स, इसमें से ये तो कांस्टेंट है बेसिकली, ये और ये दो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में अगर हम रूल अप्लाई करें तो हम इनको अलग अलग करके प्लस साइन के साथ लिख सकते हैं, ln ऑफ ई रेज टू पावर माइनस ई ए ओवर आर टी, और बराबर आ गया हमारे पास ln ऑफ के। सो ये हमारे पास लॉगरिथम का वन ऑफ द रूल फ्रॉम लॉगरिथम, तो उसके अकॉर्डिंगली ये मैंने लिखा है। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। देखें पावर रूल अब अप्लाई करेंगे लॉग पे, तो पावर जो है वो शुरू में आ जाती है, तो यहां हम लिखेंगे ln ऑफ के इज इक्वल टू ln ऑफ ए माइनस ई ए ओवर आर टी इंटू ln ऑफ ई। तो यहां हम देखो सिंपली मैंने पावर को नीचे लाया हूं, प्लस और माइनस माइनस हो गया और ये सारा। अब यहां पे समझिएगा, देखें जनरली हम पढ़ते रहते हैं कि अगर हमारे पास लॉग विद बेस 10 हो और हम 10 ही का लॉग ले रहे हों तो इसका आंसर 1 होता है हमारे पास, ये तो आपको पता होगा, है ना। तो अगर इसी तरह हम लॉग विद बेस ई और ई ही का लॉगरिथम लें तो ये भी 1 होगा। तो अब आप मुझे बताएं ये जो ln है ये बेसिकली लॉगरिथम विद एक्स ई है, सही है, और यहां ln का मतलब है log ऑफ ई और आगे हम ई ही का log ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये 1 हो जाएगा, सही है। तो यहां हम 1 लिखेंगे तो बाकी सारा यही आ जाएगा। तो हमारे पास ln ऑफ के इज इक्वल टू आएगा ln ऑफ ए माइनस ई ए ओवर आर टी, और यहां ये 1 होगी वैल्यू। ऑलराइट, अब ना ये हमारे पास नेचुरल लॉग है, इसको हम कॉमन लॉग में कन्वर्ट करेंगे। अब ये भी आपने कन्वर्जन फैक्टर याद रखना है, जो हमारे पास कॉमन लॉग है वो नेचुरल लॉग का ताल्लुक कुछ यूं होता है 2.303 लॉग, यानी आप सिंपली ये समझ लें नेचुरल लॉग बड़ी वैल्यू होती है जबकि कॉमन लॉग कम वैल्यू होती है, यानी तकरीबन 2.25 यानी 2.3 कॉमन लॉग होना तो वो एक सिंगल नेचुरल लॉग के बराबर होता है। तो हम सिंपली ये करेंगे कि यहां, अच्छा हमने डायरेक्ट कॉमन लॉग फिर क्यों नहीं लिया, ये भी तो हम कर सकते थे। तो उसकी वजह यह है यहां पे ई था, तो ई को यहां से रिमूव करने के लिए, खत्म करने के लिए हमने नेचुरल लॉग लिया। तो अब यहां पे हमारे पास ln इज इक्वल टू 2.303 लॉग ये वैल्यू है, यहां पुट करें आप तो इसकी जगह आ जाएगा ln ऑफ, यानी ln की जगह हम लॉग लिखेंगे अब, लेकिन चूंकि हम नेचुरल लॉग को किस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, कॉमन लॉग में, तो 2.303 यहां पे पुट कर दें तो यहां पे लॉग के आ जाएगा। ऑलराइट, और इधर भी 2.303 लॉग ए, सही है, और ये आगे माइनस, इसी तरह ये मैं इरेज कर देता हूं यहां से, माइनस ये आ जाएगा ई ए ओवर आर टी। तो यहां देखें, यहां मैंने कोई लॉग की वैल्यू पुट नहीं की क्योंकि इसके साथ लॉग है भी नहीं। तो अब इसको जस्ट हम सॉल्व करेंगे, तो ये 2.303 फैक्टर इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, डिवाइड करें तो ये खत्म हो जाएगा, यहां से डिवाइड करने से लॉग के बचेगा, इधर भी ये खत्म हो जाएगा तो लॉग ए बचेगा। जबकि यहां जब हम देखो इस पे, इसको भी 2.303, इसको भी 2.303, तो इसको भी इसी से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास कुछ यूं आ जाएगा 2.303 आर टी। सो ये ना यहां ये जो इक्वेशन बनी है दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर हम इसको रीअरेंज करके लिखें ना, लॉग के इज इक्वल टू माइनस ई ए ओवर 2.303 आर टी प्लस करके लॉग ऑफ ए। सो ये जो इक्वेशन बनी है दिस इज वेरी रिजेंबल टू दैट ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन मैथमेटिक्स। सो कैसे है ये पहले समझे। देखें यहां पे सारे फैक्टर्स ना कांस्टेंट हैं। देखो आर्हीनियस कांस्टेंट ए, सारे नहीं है बेसिकली, दो यहां पे वेरिएबल्स भी हैं। लॉग ए कांस्टेंट है, ई ए एक्टिवेशन बैरियर मैंने बोला कांस्टेंट फैक्टर होता है, आर जनरल गैस कांस्टेंट है,
2.303 भी एक कांस्टेंट फैक्टर है। जो कांस्टेंट फैक्टर नहीं है, वेरिएबल्स हैं, वो दो हैं यहां पे, टेम्परेचर और लॉग के। आई रिपीट, टेम्परेचर एंड लॉग के। और ये दो तरह के वेरिएबल्स हैं। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है टेम्परेचर, इसको हम खुद चेंज करेंगे, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जबकि लॉग के डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो टेम्परेचर के चेंज करने से चेंज होगा। और ये मैं शुरू में रिलेशन बता चुका हूं कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे के की वैल्यू बढ़ेगी, टेम्परेचर को कम करेंगे के की वैल्यू कम होगी। तो यहां लॉग के का और टेम्परेचर का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। लेकिन सर वो लॉग के और टेम्परेचर यहां पे हमें इनवर्स नजर आ रहा है, इसको मैं पूरा इलेबोरेट करूंगा, लेकिन अभी इसको पहले इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से कंपेयर करेंगे। तो देखें, जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है ना, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मैथमेटिक्स में वो क्या होती है, वो होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ऑलराइट, यहां फिर y क्या हुआ, लॉग के। आप देखो रिजेंबल करके दोनों को आपस में इनको कंपेयर करके देखो, y यहां पे log k है बेसिकली, m यहां पे माइनस ई ए ओवर 2.303 r है। मैं लिख देता हूं, देखें हमारे पास जो y है यहां पे वो बेसिकली है log k। ऑलराइट स्टूडेंट्स, हाँ, जो m है वो बेसिकली माइनस ई ए ओवर 2.303 r है। और इसी तरह जो हमारे पास x है वो बेसिकली 1/t है ना। तो x वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, मैं शुरू में बता चुका हूं। देखो log k वेरिएबल है जो कि यहां हम y कह रहे हैं, और यहां t वेरिएबल है जिसको हम x कह रहे हैं। दोनों में से एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट और ये डिपेंडेंट। और रहा मसला ये log a का, वो c है बेसिकली। तो log a बेसिकली यहां पे क्या है, c के इक्वल है। तो ये वो हमारे पास पैरामीटर्स हैं जो इस इक्वेशन आर्हीनियस इक्वेशन में बिल्कुल इक्वेट कर रहे हैं दैट ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो अब ना बेसिकली यहां हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को माइनस के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। उसकी क्या वजह है, क्योंकि हमारी स्लोप यहां पे नेगेटिव है। अब इसका भी बड़ा यहां पे आप समझ लें कि फड्डा है, वो कैसे है वो हम आगे चल के देखते हैं कि माइनस ही क्यों है स्लोप हमारी, पॉजिटिव क्यों नहीं है, और स्लोप होती क्या है। ठीक है, तो स्लोप के लिए आपने याद रखना है, स्लोप हमारे पास सिंपली बराबर होती है टेंजेंट थीटा के बराबर, यानी टेन थीटा के बराबर। और टेन थीटा बराबर होता है y ओवर एक्स के, यानी y वेरिएबल ओवर x। तो y ओवर x के बराबर होता है टेन थीटा, और इसी को हम स्लोप कहते हैं। लेकिन स्लोप यहां पे नेगेटिव है, तो याद रहे टेंजेंट की वैल्यू भी नेगेटिव होगी। और किस क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होता है ये हमें पहले सीखना है। तो इससे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि किस तरह से log k और t का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर हम ऊपर वाली इस इक्वेशन को देखें तो आप देखो टेम्परेचर ये नीचे है डिनोमिनेटर में, सही है, ऊपर न्यूमिनेटर नीचे डिनोमिनेटर। तो अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, है ना, टेम्परेचर को ज्यादा करेंगे, मैं t को ज्यादा करूंगा, तो मेरे पास जब t ज्यादा होगा तो ओवरऑल इस पूरी वैल्यू को हम कम देखेंगे। ऐसे ही है, क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा होगी, टी की ज्यादा होगी, तो इस सारे की वैल्यू क्या होगी, कम। मैं बना देता हूं, देखो टी को अगर हम क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे, इस सारे की वैल्यू क्या आ जाएगी, कम। तो उससे क्या होगा, log a में से कोई कम वैल्यू माइनस होगी, जिससे log a की वैल्यू में से कम वैल्यू माइनस होने का मतलब है log a की वैल्यू थोड़ी बड़ी रहेगी। तो अल्टीमेटली फिर log k की भी वैल्यू बड़ी आएगी। तो यहां पे हमने देखा t ज्यादा होगा, इसकी वैल्यू कम होगी, log k की वैल्यू थोड़ी बड़ी रहेगी, उससे फिर log k भी बड़ा रहेगा। तो t ज्यादा करने से हमें log k की वैल्यू ज्यादा मिलेगी। तो हुआ ना डायरेक्ट रिलेशन, t ज्यादा किया तो ये भी। अब इसको इन्वर्स करके सोचें, अगर हम टेम्परेचर को कम करेंगे, डिनोमिनेटर की वैल्यू कम होगी, तो इस सारी इक्वेशन, ये वाली जो हमारे पास रेशियो है, इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी। जब ज्यादा वैल्यू आएगी, log a में से कोई ज्यादा वैल्यू माइनस होगी, तो log a की वैल्यू में खासी कमी आ जाएगी, जिससे अल्टीमेटली log k कम हो जाएगा। तो हुआ ना डायरेक्ट रिलेशन। तो आगे हम अब जस्ट ग्राफ सीखेंगे, ग्राफ के बाद ये हमारी आर्हीनियस इक्वेशन प्रूव हो चुकी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे हमारा ग्राफ है, तो आइए अब हम ग्राफ को सीख लेते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम ग्राफ की तरफ आते हैं। देखें ग्राफ जो हम यहाँ पे बनाएंगे ना, वो बनाएंगे हम इनवर्स ऑफ टेम्परेचर और log k के दरमियान। तो देखें अगर मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता के हटाऊं कि जो k है इसका डायरेक्ट रिलेशन टेम्परेचर के साथ है ना।
तो जब हम ये कहते हैं कि टेम्परेचर का के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, तो 1/T का के साथ इनवर्स रिलेशन होगा। होप्स हो के क्लियर हो। तो इसका मतलब ये एक डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। जब हम 1/T की वैल्यू 0 लेंगे तो log k की वैल्यू मैक्सिमम होगी। जैसे जैसे हम 1/T की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे log k की वैल्यू कम होती जाएगी यूं। सही है, तो हमारे पास कुछ यूं इस तरह का ग्राफ आएगा। होप्स हो कि ये बात आपको क्लियर होगी। सही है। अब ये ना, अब यहाँ हम एंगल देखने के लिए स्लोप का यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। सही है, तो इससे हम एंगल निकालेंगे। तो जो एंगल है हमारा वो यहाँ थीटा, ये एंगल थीटा है, ये मोर देन 90 डिग्री है। याद रहे मैं कह रहा हूँ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। एंड व्हाई आई एम सेइंग दैट कि थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा है, इसकी वजह है, देखें अभी हमने बोला टेंजेंट स्लोप नेगेटिव है। देखें -m, आपको स्लोप नज़र भी आ रही है। तो बेसिकली जो यहाँ पे हमारी स्लोप है वो नेगेटिव है, यानी टेंजेंट थीटा भी नेगेटिव हुआ। और टेन थीटा नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है? सो मैथमेटिकली वी हैव 4 क्वाड्रेंट्स। इसके लिए हम एक सीखने के लिए इसको याद रखते हैं, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, AST, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, या इसको हम पंजाबी में आ सजना टुर चलिए, इस तरह भी इसको याद रखते हैं। तो बहरहाल ऐड शुगर टू कॉफ़ी, इसको सिंपली याद रखने का तरीका। तो यहाँ ना ये जो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसका मतलब ए से यहाँ से मुराद है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, उसमें साइन कॉस और टेन सब पॉजिटिव है। एस से मुराद यहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव है। इसका मतलब टेंजेंट यहाँ पे नेगेटिव है, तो टेन यहाँ पे हम जिसकी बात करें वो नेगेटिव है। नेक्स्ट यहाँ टी से मुराद यहाँ पे टेंजेंट है, तो टेंजेंट थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, टेंजेंट यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव। और सी से मुराद कॉज है, तो कॉज यहाँ पे पॉजिटिव है, तो इसका मतलब यहाँ पे टेंजेंट भी क्या हुआ? नेगेटिव। तो 2 क्वाड्रेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे टेंजेंट जो है वो पॉजिटिव है ना, और यहाँ पॉजिटिव है। उसके अलावा यहाँ भी नेगेटिव है और यहाँ भी नेगेटिव है। तो अगर हम यहाँ इस तरह इसको क्लॉकवाइज, बल्कि ये एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, रोटेशन को देखें, ये एंटी क्लॉकवाइज है रोटेशन। तो इसमें अगर हम देखें यहाँ तक 90 डिग्री एंगल बनता है और इससे आगे हमारा 90 से मोर है, 90 से ज़्यादा, यानी ये आगे 180 डिग्री तक यहाँ होगा। फिर इसी तरह आगे यहाँ पे 270 बनेगा, एंड देन यहाँ पे फिर ये बन जाएगा हमारे पास कितना 360 डिग्री। तो देखें हमारे पास जो ये स्लोप है ये चूँकि नेगेटिव है, और नेगेटिव टेन थीटा जो होता है वो होता है यहाँ पे सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव। तो इसका मतलब हमारी जो स्लोप है ये वाली, ये लाई करती है सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ एंगल जो है वो थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, ये बात आपने याद रखनी है। और हमारी जो स्लोप है ये किस क्वाड्रेंट में आ रही है? ये सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करती है। ये समझ आ गया आपको कि ये सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्यों लाई करती है? उसकी वजह ये है क्योंकि हमारी जो स्लोप है वो नेगेटिव है। तो स्लोप बेसिकली यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, स्लोप हमारे पास है -EA/2.303 R। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। इसके साथ अगर t लिखेंगे तो फिर वो x भी साथ शामिल हो जाएगा, तो स्लोप इतनी ही है। तो बेसिकली इस इक्वेशन में हमने क्या क्या सीखा वो मैं आपको थोड़ा सा जस्टिफाई कर देता हूँ। देखें हम रिएक्शन काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी करने के लिए, उस पर टेम्परेचर का इफेक्ट स्टडी करने के लिए क्वांटिटेटिवली आर्हेनियस इक्वेशन को यूज़ करते हैं। के की वैल्यू बढ़ती है जैसे जैसे टेम्परेचर को रेज करते हैं, और कम होती जैसे जैसे के को टेम्परेचर को कम करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रिएक्शन की स्पीड भी बढ़ेगी, और जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा रिएक्शन की स्पीड कम होगी, क्योंकि इफेक्टिव क्लूजन, नंबर ऑफ क्लूजन फ्रीक्वेंसी जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है और कम करने से कम होती है, उसे रेट ऑफ रिएक्शन कम या फिर ज़्यादा होता है। तो इसमें फिर हमने प्रूव किया, डिराइव किया आर्हेनियस इक्वेशन को, जिसको हमने बाद में इक्वेट किया किसके साथ? हमारी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के साथ। एंड लास्ट पे हमने ये ग्राफ सीखा है जिसमें हमने एट द एंड स्लोप को डिराइव किया और ये देखा कि log k का और 1/t का आपस में इन्वर्स रिलेशन है, लेकिन k का और टेम्परेचर का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। आई होप के स्टूडेंट ये क्रिटिकल सा टॉपिक आपको सिंपली समझ आया होगा। इसको नोट करके आपने फिर दोबारा से इसको समझने की कोशिश करनी है कि किस तरह से मैंने इसको इलेबोरेट किया। मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को लाइक, मतलब
वीडियो को लाइक करें और आगे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें अगर आपको ये अच्छा लगे तो। अल्लाह हाफिज़।